एक और हम सवाल देखते हैं। दो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड। हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, हमने लैंड का रिवैल्यूएशन और डिस्पोजल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और दूसरी है, हमने क्या करना है, हमने डिस्क्लोजर नोट बनाना है in relation to PPE in the notes to be published accounts for the year ended 30 जून 2019, जो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पब्लिश कर पाए। तो ये जी हमारी रिक्वायरमेंट है, और अजीबो अमीर सी रिक्वायरमेंट है। तो सवाल इतना बड़ा है, ये सवाल अमीरी वाला सवाल है, गरीबी वाला सवाल नहीं है। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले रीड करते हैं। हम कहते हैं जी, अब्बास लिमिटेड इज़ इंगेज इन द बिजनेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नियर कराची हैदराबाद मोटरवे। कराची हैदराबाद मोटरवे के पास वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रन कर रहे हैं। इट्स पीपीई कंप्राइजेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड फिटिंग। उसका पीपीई जो है उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और पीपीई और इक्विपमेंट वगैरह शामिल है। जो डिटेल्स हैं उसकी इस पीरियड के लिए वो कुछ ऐसी हैं। 30 जून 2018 की वो कहता है जी, बैलेंसेस 30 जून 18 पे ये हैं, और जो 30 जून 19 हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब इसने जो हमें ये बैलेंसेस गिवन किए हैं, ये हैं इसके ओपनिंग बैलेंसेस। लैंड की कैरिंग अमाउंट है 12 मिलियन, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती बिकॉज उसको हम डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है एंड इक्विपमेंट है, एंड उनकी रेलेवेंट डेप्रिसिएशंस भी है। उसने कहते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है परटेनिंग टू दीज एसेट्स इज एज बिलो। लैंड की डेप्रिसिएशन मेथड कोई भी नहीं है, बट उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल जो है वो हमारा फेयर वैल्यू है। मतलब लैंड जो है वो रीवैल्यूएशन को फॉलो कर रहा है। बिल्डिंग है जी, वो स्ट्रेट लाइन पे कॉस्ट मॉडल पे चलेगी, स्ट्रेट एंड मार्केट पे चलेगी। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड अडॉप्ट करेगा डेप्रिसिएशन के लिए, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल पे होगी। और जो इक्विपमेंट है वो WDV लेकर चलेगा, बट उसके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है वो कॉस्ट पे होगी। तो जो हमारे पास चारों कैटेगरीज हैं, उससे चारों कैटेगरीज का डेप्रिसिएशन मेथड और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमें उसने वाज़िया तौर पे बता दी। इसने कहा है कि अब्बास लिमिटेड यूजेस प्रोपोर्शनेट पॉलिसी टू डिप्रिशिएट इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि वो जो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है उसके तहत क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। मतलब जिस महीने में, साल के जितने अरसे में उसने एसेट लिया होगा वो उतने अरसे किया करेगा, उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो करी ऑल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी परटेन्स टू फैक्ट्री यूज, के तमाम जो प्लांट एंड मशीनरी है वो फैक्ट्री इस्तेमाल के लिए। हाँ जी ठीक है। और जो इक्विपमेंट है वो ऑफिस इस्तेमाल के लिए है। लेकिन जो फ्लोर एरियाज है फैक्ट्री का वो और ऑफिस का, वो 60-40 की स्प्लिट में है। अभी इसने क्यों बताया है, ये हमें डिप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए इसने हमें बताया है, आगे जाके हम इसको देखेंगे। वैसे कह रही इक्विपमेंट जो परचेज किया था वो हमने 1 जुलाई को किया था, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। एक्विजिशन जो है वो हमारी कोई नहीं हुई। अप टू 30 जून 18 इस तारीख तक कोई हमारी एक्विजिशन और डिस्पोजल नहीं हुआ। मतलब जो हमें ओपनिंग बैलेंसेज आ रहा है वो तमाम के तमाम हमें वही शो कर रहे हैं जो हमने इस तारीख को लिए थे। अनटिल 30 जून 18, 30 जून 18 तक हमने 12,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए। The plant and machinery do not have any residual value. Plant and machinery की कोई residual value नहीं है। No addition or disposal of plant and machinery took place till date, और 30 जून 18 तक कोई डिस्पोजल वगैरह किसी चीज़ का नहीं किया गया। The land had actually cost of rupees 15 million on the date of its acquisition. Land की जो वैल्यू थी वो 15 मिलियन थी। It is assumed that the value of land building is spread evenly across the area occupied. जितना एरिया है उसके ऊपर सारी वैल्यू जो है वो इवन है। वो कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains the year ended 30 जून 19, 30 जून 19 की ये इसमें डेट हुई है। The value was determined by on 1st July 18 the land was revalued to 20 million. लैंड की जो रीवैल्यूड है अमाउंट वो 20 मिलियन हो गई। The value was determined by a independent firm MS Ashfaq and Co Chartered Accountants. जो वैल्यू डिटरमिन की है वो अशफाक एंड को ने की है, जो कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हमने कहा कि ठीक है। इस साल वो कहता रही दिस ईयर 5,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री ऑफ केयर।
5000 यूनिट्स जो बने हैं फैक्ट्री ऑफ AL में प्रोड्यूस हुए हैं। ऑन 1 जनवरी AL डिस्पोजेस 25% ऑफ इट्स एरिया कंप्राइजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। उसने 25% अपना एरिया बेच दिया 90 मिलियन की कीमत पे। द पोर्शन ऑफ लैंड वाज सोल्ड एट इट्स फेयर वैल्यू एज डिटरमिन्ड ऑन 1 जुलाई 18। वो जो लैंड बेचा है वो उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर ही बेचा गया है जो उसकी डिटरमिन हुई थी। द लीगल कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ट्रांसफर एग्रीमेंट वो ₹0.1 मिलियन। जो उसकी लीगल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 0.1 मिलियन थी। इट इज़ assumed that this disposal will not affect the proportion of areas occupied by factory and office, कि जो उसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट वगैरह नहीं होगा। फर्दर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 60 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 November 18। In the meeting of board of director, it was decided to open a new factory premises near Lahore Islamabad motorway. An expenditure of ₹20 million was spent on the construction of the factory on 1 December 18, financed by a loan obtained from bank at a rate of 12% per annum. The construction had not been completed at the year end. इसका मतलब इसमें बोरिंग कॉस्ट का भी 7% इन्वॉल्व है। उसके बाद कहते हैं मोर एवर द डायरेक्टर्स हैव आल्सो मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद MS Unipower and Co to purchase production machinery worth 35 million once the construction of factory building is completed। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम 35 मिलियन की जो आपसे है वो भी ले लेंगे, तो बिल्ड मशीनरी ले लेंगे। तो ये सारी इसने हमें बात गिवन कर दी है इसके बारे में। तो ये है जी हमारा, इसको हमने क्या करना है, लेकर चलना है। तो इस किस्म के सवाल के डाटा में अगर हम गुम होना चाहें तो हम इसमें ऐसे गुम होंगे कि हमें फिर ना इसका सर मिलेगा ना इसका पैर मिलेगा। तो बेहतर है कि इसके डाटा में गुम होने के बजाय एक आइटम लाइन आइटम पकड़े, उस लाइन आइटम को ट्रीट करते जाए, आपका जवाब जो है वो आपको मिलता जाएगा। तो अब देखिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि हमने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है किसकी, लैंड की रिवैल्यूएशन की और डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की। तो मुझे अब पहले रिक्वायरमेंट पर जाना है तो मुझे सिर्फ इसको ही फॉलो करना है, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रेलेवेंट चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सवाल पढ़ के, उसी के बारे में सोचें। अभी जो सवाल में बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बारे में सोच लें। जैसे इसमें एडजस्टमेंट ए जो है, मतलब रिक्वायरमेंट ए है जर्नल एंट्रीज पास करना, तो हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो प्रॉपर फॉर्मेट अगर हम बनाएं तो डेट आ जाएगी हमारी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे डेबिट आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट हमारे इसमें आ जाएंगे। अब लैंड की हमने डिस्पोजल वगैरह ट्रीट करना है, तो देखें इसको हमने अब लैंड का इसमें डाटा हमने तलाश करना है। देखें जी लैंड और बिल्डिंग, इसने लैंड और बिल्डिंग का 30 जून 18 को हमें वैल्यूज गिवन की हैं। ये क्या है जी, उसकी लैंड की उसने ओपनिंग ग्रॉस अमाउंट गिवन कर दी है और बिल्डिंग की इसने ओपनिंग ग्रॉस अमाउंट गिवन कर दी है और बिल्डिंग की इसने हमें डेप्रिसिएशन वगैरह गिवन कर दी है। उसने अब देखो उसने इसके बारे में कोई हमें पॉलिसी वगैरह गिवन की है। हाँ जी, लैंड की पॉलिसी है कि फेयर वैल्यू पे चलेगी और बिल्डिंग की पॉलिसी है कॉस्ट पे चलेगी और डेप्रिसिएशन इसकी होगी स्ट्रेट लाइन के ऊपर और ये डेप्रिशिएट नहीं करे। तो ये पॉलिसीज हमने याद रखनी है। अब देखो और इसमें लैंड का हमें क्या डाटा गिवन है, ये देखें ये पॉइंट है कि बिल्डिंग जो है थी वो हमने 1/14 को एक्वायर की थी, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 11 मिलियन है और हमने 30 जून 18 तक कोई डिस्पोजल वगैरह नहीं किया। तो ये लाइन मुझे रेलेवेंट लग रही है, मैं इसे क्या कर लूँगा, हाईलाइट कर लूँगा। अगला ही पॉइंट इसने कहा था लैंड हैड एक्चुअली कॉस्ट ₹15 मिलियन ऑन द डेट्स ऑफ इट्स एक्विजिशन, कि लैंड हमने जो लिया था हकीकतन में वो 15 मिलियन का लिया था जब हमने उसको एक्वायर किया था। यहाँ पे देखा जाए लैंड मुझे शो हो रहा है ओपनिंग में 12 मिलियन का, वो कह रहा है 15 मिलियन का लिया था। इसका मतलब 12 में से अगर मैं 15 लेस करूं तो भाई 3 मिलियन की वैल्यू में कमी आई हुई है। अब ये 3 मिलियन की कमी क्यों आई होगी, ये इसका जवाब है इसमें क्यों इसने कहा है कि लैंड को हम वैल्यू कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। तो अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे इसको लेके चल रहे हैं और लैंड मैंने 15 का लिया था, अब लैंड मेरा 12 का शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी
डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और 15 से 12 पे गए हैं। इसका मतलब 3 मिलियन का हमने लॉस क्या किया होगा, ऑलरेडी चार्ज किया होगा। तो ये इसने हमें बातों बातों में एक बात बताई है, उसने क्या है कि जो लैंड और बिल्डिंग है वो दोनों इवनली क्या है, ऑक्यूपाइड है, मतलब उसका जो एरिया है वो बराबर है, जितना लैंड है उतने ऊपर ही क्या है, उसकी बिल्डिंग है। हमने कहा जी ठीक है। तो उसने फिर कहा कि 1 जुलाई 18 को साल के शुरू में क्या हुआ, लैंड की रीवैल्यू हो गई है, वो 20 मिलियन का कर दिया गया है। हमने कहा ठीक है। द वैल्यू वॉज डिटर्मिन्ड बाय इंडिपेंडेंट फर्म मिस्टर अशफाक एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो वैल्यू थी वो किसने डिटर्मिन की है, अशफाक एंड को से। तो अभी तक इस पूरे सवाल में ये लाइन और ये लाइन मुझे रेलेवेंट है। फिर पॉइंट नंबर 3 में उसने कहा है कि उसने 25% ऑफ अपना एरिया जिसमें लैंड और बिल्डिंग शामिल था उसने वो बेच दिया 90 का, और उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो 0.1 मिलियन थी। ये डिस्पोजल है और ये भी क्या है मेरे लिए रेलेवेंट होगा। डेट बड़ी अहम है। कि डिस्पोज कब किया हमने, 1 जनवरी को, मिड ऑफ द ईयर हमने डिस्पोज किया है। उसके अलावा फर्दर इक्विपमेंट है, उसके अलावा ये बोरिंग कॉस्ट आ रही है, और इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड है हमारा 30 जून 2019, हमने करनी है ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो भाई साहब रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन करते हैं। रीवैल्यूएशन हो रही है 1 जुलाई 18 को, क्या हो रही है हमारी रीवैल्यूएशन हो रही है कि उसने खुद ही बताया कि लैंड की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 मिलियन की हो गई है। देखें जी, मेरे पास लैंड था इस तारीख को 12 का, 12 से बढ़ के हो गया 20 का, तो कितने लैंड की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है? द आंसर इज लैंड की वैल्यू में जो इंक्रीज आया है उसको अगर हम रिकॉर्ड करें, 20 का अब हो गया है, पहले 12 का था। 8 मिलियन का लैंड की वैल्यू में इंक्रीज आया। जो इंक्रीज आएगा उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लैंड क्या हो गया, डेबिट। अब ये इंक्रीज क्यों आया है, ड्यू टू रीवैल्यूएशन इंक्रीज आया है। तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा। क्रेडिट करेंगे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसे हम करेंगे क्रेडिट। बट क्रेडिट करने से पहले इस लाइन को गौर कर लें कि लैंड की पहले हमारी कीमत थी 15, उसके बाद हो गया 12 का। इसका मतलब हमने 3 का इसके ऊपर ऑलरेडी रीवैल्यूएशन लॉस चार्ज किया हुआ था। तो जो 3 का रीवैल्यूएशन लॉस हमने प्रीवियसली चार्ज किया होता उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले चार्ज करेंगे, और हम इसको कह सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये है जी रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस। कितने से हम कम कर रहे हैं प्रॉफिट, 3 से। अब रिमेनिंग किसको जाएगा, 5 मिलियन हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस को जा रहा होगा। तो भाई साहब ये एंट्री है हमने पास करनी है। अब देखिए इसने मुझे कहीं नहीं बताया नरेशन वगैरह में, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ अगर वो नहीं बताएगा तो हमने लिखना है नरेशन इसकी लाजमी। इसकी नरेशन क्या होगी, लैंड इज रीवैल्यूड अपवर्ड, कि लैंड हमारा क्या हो गया, अपवर्ड रीवैल्यू हो गया। तो इस दिन की जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब दूसरी इसने कहा था कि जी रीवैल्यूएशन लैंड रिकॉर्ड कर लो और डिस्पोजल भी हमने रिकॉर्ड करना है। अब डिस्पोजल तो 1 जनवरी को हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 जनवरी 19 को हमने डिस्पोजल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। देखिए जी सेल प्रोसीड्स हमारी क्या है, हम उसको देख लेते हैं। उसने कहा है कि हमने बेचा है उसको 90 मिलियन का, इसमें से 0.1 मिलियन क्या हुई है, हमारी कॉस्ट आई है। तो हम लिख लेंगे कैश या बैंक लिख लेंगे, कैश या बैंक डेबिट कर सकते हैं हम बैंक करते हैं। 90 मिलियन ट्रांजैक्शन थी, लेकिन 0.1 मिलियन हमारी इसमें कॉस्ट आई है। 0.1 ही है, 0.1 ही है। तो 90 में से 0.1 निकाला, 89.9 मिलियन क्या आ रही है हमारा, ये डेबिट हो रहा है। अब सवाल ये है इसमें से क्रेडिट क्या किया जाएगा उसकी बात है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जितने का लैंड मौजूद है और जितने की बिल्डिंग मौजूद है वो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो लैंड भी हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है,
और बिल्डिंग भी क्या है हमारी क्रेडिट हो रही है। उससे कह रही 25% हमने बेचा है। तो मेरे पास जो लैंड है था 1 जुलाई को रीवैल्यू करने के बाद वो था 20 मिलियन का हो गया। तो 20 मिलियन का 25% निकाला था कितना बनता है हम अभी देख लेते हैं। 5 मिलियन का हमने क्या बेचा, लैंड बेचा। तो लैंड इससे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और बिल्डिंग मेरे पास कितने की मौजूद है, बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू से 125। तो ये इसमें से बिकी होगी तो हमने इसको भी यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। 125 इसका भी हमने 25% लेना है। तो 125 का अगर हम लें 25% तो 31.25 ये हमारा हो गया। तो देखिए अभी तक डिस्पोजल का एक जो हमने एंट्री पास कर ली वो ये है कि कैश डेबिट जो एसेट डिस्पोज हुए हैं वो हमने क्या कर दी है, क्रेडिट कर दी है। अब सवाल ये है कि भाई साहब जो डिप्रिसिएशन है वो भी तो रिवर्स करो, क्योंकि जो एसेट बिक गया है उसकी डिप्रिसिएशन भी क्या होती है, हमारी रिवर्स हो रही होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो हमारी डिप्रिशिएट हो रही है। तो बिल्डिंग की हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 125 है। बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 11 मिलियन है। तो 125 में से हम 11 लेस करते हैं। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है, क्या इसने हमें बताया है कहीं पे? तो बिल्डिंग का इसने हमें कहीं पे भी रेट गिवन नहीं किया, बट हमें उसने ये बताया है कि उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो उसने हमें मेरे ख्याल से बताया हुआ है। हम चाहें तो हम इसके रेट निकाल सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ये देखिए बिल्डिंग हमने एक्वायर की 1 जुलाई 14 को और मेरे पास है अब 30 जून 18, मतलब 4 साल मैंने बिल्डिंग को इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालूं बिल्डिंग की, ये चीज़ सिर्फ इंट्रो के कंसेप्ट से रिलेट कर रही है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालूं कितनी बनती है, देखिए जी अभी तक कुल डेप्रिसिएशन 38 है और 4 साल में बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर चुका हूँ। इसका मतलब 9.5 आ रहा है इसका जवाब। अच्छा देख लें आप, 38 डिवाइडेड बाई 4, 9.5 जो है मैं इसे क्या कर रहा हूँ, हर साल डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो इसको मैं इस्तेमाल करते हुए इसकी यूजफुल लाइफ निकाल सकता हूँ। कैसे, देखें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है इसकी हर साल डेप्रिसिएशन 9.5 है। डेप्रिशिएबल अमाउंट हम निकाल सकते हैं कि 125 बिल्डिंग की वैल्यू है, 11 क्या रहेगी उसकी रेजिडुअल वैल्यू रहेगी। और यूजफुल लाइफ मुझे पता नहीं, इसको मैं एक्स अज्यूम कर लूँ। अब मैं इसको अगर रीअरेंज कर लूँ, एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 114 डिवाइड बाई 9.5। तो 114 डिवाइड बाई 9.5 कितना बनेगा, 12। तो इसका मतलब बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 12 साल है। तो इसमें थोड़ा सा हम इस चीज़ को वर्क बैक करते हुए बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ निकाल सकते हैं। अब चूंकि मुझे बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ मिल चुकी है 12 साल है, तो मैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल सकता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। तो चूंकि हमारे पास लाइफ आगे 12 साल है, अब हमने देखा कि बिल्डिंग हमने ली थी ये वाली 1 जुलाई 14 को, हम जाके बेच रहे हैं 1 जनवरी 15 को, सॉरी 1 जनवरी 19 को बेच रहे हैं हम। तो मैंने कितने साल इस्तेमाल की, देखें 15, 16, 17, 18, 4 साल पूरे और 19 का हाफ, तो 4.5 साल मैंने क्या की है, इसको इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इसकी डिप्रिसिएशन निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, बड़ी सिंपल सी है। देखें जी मेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 125, 11 मेरा क्या था इसमें से, 11 मेरा है था इसकी रेजिडुअल वैल्यू वो लेस की, ये है डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसका मैंने क्या किया, 25% मैं बेच रहा हूँ। इसका हम ले लेंगे 25%, कितना बनता है 125 लेस 11, 114। इसका हम लेंगे 25%, यह है 28.5।
अब इसको मैंने करना है डेप्रिसिएट, और यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की क्या है, 12 साल है, इसको 12 पे डिवाइड कर दो। ये आगे इसकी थी पर ईयर डेप्रिसिएशन, वो है 2.375। मैंने बिल्डिंग कितने साल इस्तेमाल की है, 4.5 साल इस्तेमाल की है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 106,875 क्या बनती है, इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी 106,875। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस बिल्डिंग के हिस्से की जो मैंने बेचा है। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के उस हिस्से की जो मैंने बेचा है। तो यहाँ पे लिख लो जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई है, 106,875 लिख लें जी, 106,875। अब देख लें हम इसका गेन या लॉस निकाल सकते हैं। अब इसको यहाँ पे तो गेन ही हो रहा है, तो गेन ऑन डिस्पोजल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो मेरी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी। कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। ये देख लो भाई साहब, इसमें जमा कर लो आप 89.9, इसमें से लेस कर दो 5 और लेस कर दो 31.25, तो 64.3375 जो है वो क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल है। तो ये हम निकाल लेंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे, बिल्डिंग एंड लैंड इज डिस्पोज्ड। हमने बिल्डिंग और लैंड क्या किया है, बेच दिया है। तो ये आ गई इसकी एडजस्टमेंट, बिल्डिंग और लैंड बेचने की। तो ये मज़े की एडजस्टमेंट थी ये, मतलब इसमें हमने वर्किंग बैक करते हुए सबसे पहले देखा कि मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 38। मैंने कितना इस्तेमाल किया, 4 साल, मेरी यहाँ पे निकाली पर ईयर डेप्रिसिएशन। फिर इस डेप्रिसिएशन को वर्क बैक करते मैंने यूजफुल लाइफ निकाली। फिर इस यूजफुल लाइफ की बेसिस से मैंने क्या किया, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी इस तरीके से। तो ये मज़े की एडजस्टमेंट थी, मतलब इंसान का ज़हन जो अच्छा खासा घुमा सकती है। अब यहाँ पे हम एक और एंट्री पास करेंगे, वो उसने नहीं बताई बट मुझे वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो क्या है कि हम पढ़ के आए थे कि जब मैं कोई ऐसा एसेट बेच दूँ जिसको मैंने रीवैल्यू किया होता है, तो उसका सरप्लस जो है मुझे वो रियलाइज़ करना पड़ता है। मतलब जितना अगर मैंने एसेट बेच दिया, उसका मैंने अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ था, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके सरप्लस को रिवर्स करना पड़ेगा और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसे करना पड़ेगा डेबिट, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या करनी पड़ेगी, मुझे क्रेडिट करनी पड़ेगी। अब कितना सरप्लस, जितना मेरे पास सरप्लस रिकॉर्ड था, ये मेरे पास 5 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड था, और कितने % मैंने लैंड बेचा, 25% मैंने लैंड बेचा, तो 5 का हम 25 ले लेंगे। 1.25 जो है वो मेरा क्या होगा, 1.25 सरप्लस मेरा कम हो जाएगा, और वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, मेरा यहाँ पर मूव हो जाएगा। इसकी नरेशन क्या होगी, इसकी नरेशन होगी ट्रांसफ़र ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ लैंड। कि हमने लैंड बेचा, उसकी वजह से सरप्लस को हमने क्या कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग में मूव कर दिया। तो ये क्या थी, ये इसकी एंट्री बनेगी। तो पहली रिक्वायरमेंट ये थी। अब पहली रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो मुश्किल चीज़ थी वो इस डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन थी, बस उस पर थोड़ा दिमाग अगर लगाया हो तो वो भी हो जाएगी। उसके अलावा इस पहली एडजस्टमेंट में कोई ऐसा, पहली रिक्वायरमेंट में ऐसा कोई चीज़ भी डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो ये हमारा हो गया सारा कंप्लीट। इसका जो डिस्क्लोजर है मेरे ख्याल से वो अब आप लोग बना लेंगे, उसमें ऐसा कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इतनी हमने डिस्क्लोजर की प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद आप लोगों को डिस्क्लोजर वगैरह बनाने में कोई एज सच मुश्किलात नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपने लाइन आइटम पकड़नी है, उसको सारा आप लिख के जाना है। मतलब लैंड हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, बिल्डिंग हम कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी है वो आप लोगों ने खुद करनी है।
इसका मतलब इसका जो बी पार्ट है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, अगेन दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये क्या है, आपकी असाइनमेंट है। बिकॉज मैं करवा लूँगा, आपने देखना है, आपको देख के समझ नहीं आनी। जब तक आप इसे खुद नहीं करेंगे आपको तब तक नहीं होगा। इतने मैंने आपको करवा दिए सवाल। ये वाला सवाल जो है ये आपने अब खुद करना है। कुछ सवाल मज़ीद बाकी इसमें होंगे, वो हम मज़ीद स्टैंडर्ड्स करेंगे तो हम उसके साथ करेंगे। लाइक हम जब गवर्नमेंट ग्रांट्स करेंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे, और जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बट टिल नाउ, टिल दिस डेट, ये मैंने मेन इसमें डिस्कस कर दिया। रिक्वायरमेंट ए की क्या है। रिक्वायरमेंट बी जो है अब उसमें कुछ भी नहीं है। आपने देख लिया हुआ है कि किस तरह हमने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपने वो देख लिया हुआ है। हमने मल्टीपल स्केड्यूल्स बनाना सीख चुके हुए हैं, मल्टीपल हमने नोट्स बनाना सीख लिए हुए हैं। सो ये अब आपका क्या है, एक होम असाइनमेंट है, ताकि आप खुद अपने हाथ से करें। अपने हाथ से करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा। तो कोई सवाल हुआ तो मेरे से पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।